अध्याय 12 देख रहे हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन इसमें दो राष्ट्र बन गए। दो राष्ट्र कैसे बने? एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। वैसे तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, क्योंकि बाद में फिर डिवाइड हुआ। हमारा इंडिपेंडेंट या हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो हुई है 15 अगस्त। ये डेट आपको बिल्कुल घोट के पी जानी है। 15 अगस्त 1947 ये हमारा स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, ध्यान रहेगा। अब हुआ ये कि जब हम आज़ाद हुए तो बहुत आसानी से सब चीज़ें नहीं हुई। आज़ाद होते ही बहुत सारी परेशानियां मुंह बाहे खड़ी थी या बिल्कुल सामने खड़ी थी देश के। सबसे पहली चीज़ तो ये जो पार्टीशन हुआ था, उसमें जो दंगे हुए थे, नुकसान हुआ था, वो तो एक है ही बात। और जो लोग आए यहाँ से और यहाँ से, कहने का मतलब आए 8 मिलियन। आप सोचिए 8 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है तो कितने हो गए? इतने रेफ्यूजीज, इतने शरणार्थी हिंदुस्तान में आए पाकिस्तान से। अब जितने भी ये शरणार्थी आ रहे हैं, इनको एक तो घर देना है, यानी कि शेल्टर देना है, और जॉब देना है, रोजगार देना है। अब ये तो एक चीज़ थी। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के समय तकरीबन 500 ऐसी रियासतें थी, 500 ऐसी जगहें थी जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर या तो कोई महाराज साहब राज कर रहे थे, या फिर यहाँ कोई नवाब साहब राज कर रहे थे, यानी महाराजा या नवाबों का राज था। अब इनको मनाना, इनको ये कहना या इनको किसी तरीके से अपने देश में मिलाना, परसुएड करना, यानी परसुएड मतलब इनसे बातचीत करना और कहना कि देश में आइए, नया नेशन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सामने हमारे खड़ी थी। इसके अलावा क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए हुआ था, और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कह रहे हैं, तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाना था जिससे जितने लोग हैं हिंदुस्तान, इंडियंस, उनकी जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, यानी इनके होप्स और एक्सपेक्टेशन जो थे वो भी तो पूरे किए जाने थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर एक चित्र देखेंगे आप। ये जो चित्र है, ये हज़ारों लोग जब रेड फोर्ट पे, लाल किले पे 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराएगा, भारत का झंडा, तब ये सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। यानी लोग खुश थे कि अब हम अंग्रेजों से आज़ाद हैं। 1947 की अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 345 मिलियन, या आप ये कहें कि 34.5 करोड़ इतनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में थी। और ये उस ज़माने में अगर बाकी लोगों का देखा जाए, बाकी देशों को देखा जाए, तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त डिवाइड था। कैसे? लो कास्ट, हाई कास्ट, यानी ऊंची जाति और नीची जाति। मेजॉरिटी में कौन थे? आज भी देखिए 81% करीबन हिंदूज हैं। तो हिंदू और मुस्लिम, यानी लोग जो अलग अलग फेथ या अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। अलग अलग रिलीजन के अलावा अलग अलग भाषा वाले, यानी यहाँ पर मान लीजिए तमिल लैंग्वेज है, कहीं पंजाबी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का विभेद था। फूड, कोई मलयाली फूड खाता है, कोई उड़िया फूड खाता है, तो ये खाने में भी अलग। ड्रेस में देख लीजिए, ड्रेस में कोई तेलुगु या जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वहाँ अलग ड्रेस चल रहा है, कहीं और कश्मीर में अलग ड्रेस पहना जा रहा है। लोग काम अलग करते हैं, यानी प्रोफेशन अलग है। एक जगह कोई मान लीजिए फिशरमैन है, तो दूसरी जगह कोई उद्योगपति है। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए ना, ये केवल ये बताने की कोशिश की है कि इतने बड़े डिफरेंस के बावजूद भी कैसे इस देश में अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग भांति भांति के लोग, हर जगह डिफरेंस, वो कैसे एक स्टेट में ला के रखे जाएंगे, या ये कैसे अपने एक देश को एक देश मानेंगे और कैसे एकजुटता दिखाएंगे, क्या किया जाए इसके लिए। तो जितने लोग थे उसमें अगर हम देखें कि जब हम स्वतंत्र हुए
तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इंडियंस थे वो, क्योंकि हम आज भी देखिए इंडिया जो है वो खेती प्रधान देश है, तो बहुत सारे इंडियंस जो थे वो रहते थे गांवों में, यानी विलेजेस में। तो बहुत सारे लोग या तो पीजेंट थे या फार्मर्स थे, राइट। अच्छा, उस ज़माने में जब हम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हमारे पास थी नहीं, और सारी चीज़ें जो थी, जितनी भी खेती होती थी, जितनी भी खेती किसानी होती थी, वो मानसून पे डिपेंडेड होती थी। मानसून पे सारा डिपेंड हो रहा है। तो अब मानसून पे खेती, यानी कि आप कहें कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर पे बाकी, क्योंकि ये तो प्राइमरी सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर पूरा का पूरा जो होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है, कृषि खेती पे डिपेंडेंट होता है। तो सेकेंडरी, अगर बाई चांस मानसून सही ना हो, एग्रीकल्चर ठीक से ना हो, तो सेकेंडरी सेक्टर भी बैठ जाएगा। और इसके अलावा जो रिलेटेड लोग हैं या नॉन रिलेटेड लोग हैं, जैसे बार्बर हो गए, नाई हो गया, कारपेंटर हो गया, लकड़ी वाले, वीवर्स हो गया, बुनकर, वो सबके सब अपनी उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। दे विल नॉट गेट पेड, यहाँ लिखा है। ओके, ये तो मैंने बात की आपको विलेजेस की। ज़रा सिटीज़ पे ले जाता हूँ आपको। सिटीज़ में क्या है, अब सिटीज़ में क्या हो गया था, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री खुल गई, तो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, फैक्ट्री खुल गई, इसमें काम करने के लिए यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, ये इसे कहेंगे झुग्गी झोपड़ी, या आप इसको कहें स्लम्स। बहुत सारे स्लम्स जो है वो पैदा हो गए थे, वो आ गए थे, और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल सिटी थी वहाँ पर। अब जो स्लम्स है उसमें हमने हमेशा देखा है, चाहे आप धारावी देख लीजिए, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक, गरीब लोग रह रहे हैं, ना वहाँ पर एडुकेशन है, एक्सेस लोगों को न शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि हेल्थ केयर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी, जो हिंदुस्तान में बहुत हर जगह फैली हुई थी, उससे एक तो उबारना है, पहली चीज़ इसको किया जाए। दूसरा यह है कि भाई एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है, ये चीज़ हो गई। और फिर एग्रीकल्चर से पूरा काम तो चलेगा नहीं, पुअर को अगर हमें रिच बनाना है, या फिर कम से कम रोटी खा सके वो, ये करना है, तो उसके लिए हमको इंडस्ट्रीज़ चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, यानी हमें रोज़गार जनरेट करने हैं, जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ या इंडस्ट्रीज़ लगानी है, ये सब काम करने थे, राइट। लेकिन ये सब जो बात हो रही है, इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो एकजुटता, जिसे हम यूनिटी कह रहे हैं, कि भाई सब लोग एक साथ रहें। और मैंने जो आपको यहाँ से यहाँ तक बताया वो क्या है, वो डेवलपमेंट की बात की। तो एकता और डेवलपमेंट, एकता और विकास, यूनिटी और डेवलपमेंट, ये दोनों एक साथ चलना था। अगर जो भी देश में पहले हुआ था, अगर वो होता रहा, यानी कि जो डिविजन्स है, ये जो डिवाइड्स है, ये जो अलग अलग आपने जो लाइन लकीर खींची है, ये बेसिकली डिवीजन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो डिवीजन है, अगर ये थोड़ा सा भी, ये जैसे हम जिसे कहते हैं ना, आग के ढेर पे बैठे हुए हैं, और ज़रा सा भी अगर इसमें चिंगारी लग गई तो ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लोग एक तो खफा थे, लोग दिक्कत में थे, परेशानी में थे, और क्योंकि वायलेंस हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, इस किसी भी कार्य, मतलब भाषा के नाम पे भी हो जाएगा, प्रोफेशन के नाम पे भी हो जाएगा, ड्रेस के नाम पे हो जाएगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो लड़ाइयाँ होंगी, जो झगड़े होंगे, वो बड़े कॉस्टली हो जाएंगे, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज़ देखी गई कि भाई अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं आर्थिक विकास का, और मान लीजिए किसी अमीर आदमी तो अमीर होते चला जा रहा है, गरीब आदमी बेचारा गरीब होता चला जा रहा है, मतलब जो डिवीजन है रिच और पुअर का, या फिर कहें कि जो विलेज में रहते हैं और जो आपकी सिटी में रहते हैं, इनमें जो डिवाइड है वो और ना बढ़ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जानी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, यानी संविधान लिखा गया। ये जो आप दिख रहे हैं, ये संविधान का परिधान है, या कहें कि संविधान की बुक का जिल्द है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो प्रियम्बल है, संविधान का प्रियम्बल। और संविधान बहुत कुछ कहता है। 300 लोग, कैसे, कितने लोग, 300 लोग। देखें ये जो डेट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो समझना पड़ेगा। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। अब इस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी, पता था कि कब आज़ाद हो रहे हैं। तो तकरीबन 300 प्लस 380 करीब लोग, ये लोग मिले, अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग भाषा से आए, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से आए, और ये लोग मिल के बैठ के अब कॉन्स्टिट्यूशन की, या कहें संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करने में लग गए।
लेकिन बात ये हुई कि 1947 में पार्टीशन हो जाता है ना। तो ये 382-80 जो है तकरीबन 300 के पास रह जाते हैं। एक्चुअली तो 280-290 थे, लेकिन हम 300 मान के चलते, दिमाग में आपके 300 रहना चाहिए। तो ये 300 लोग बैठे और इन्होंने हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर होने वाला है, यानी कि हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होने वाली है, उस पे इन लोगों ने गहन विचार विमर्श किया और लंबा विचार विमर्श किया। आप देखें, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, ये तकरीबन 3 साल हो गए ना। एक्चुअली 2 साल 11 महीने 8 दिन ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 साल तक तकरीबन ये सब काम चला। और ये जो सभा है 300 लोगों की, इनको कहा गया संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये हो रहा था सब न्यू दिल्ली में, हिंदुस्तान की राजधानी में। तो यहाँ पर लोग बैठे और जितने भी पार्टिसिपेंट ये 300 देख रहे हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए थे, राजनीतिक व्यवस्था में के अलग अलग लोग थे, अलग अलग प्रांत से आए थे। तो सबने मिलकर जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में अपना योगदान दिया। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको अडॉप्ट किया गया या इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, क्योंकि इस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया है। 15 अगस्त जो हम मनाते हैं वो स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस है, यानी कि हम वहाँ उस दिन आज़ाद हुए थे। और क्योंकि 26 जनवरी 1930 जो 1929 को जब नेहरू साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, तो उसी के कारण ये 26 जनवरी जो है वो डेट इस तरीके से निकली और इसलिए 26 जनवरी 1950 मनाया जाता है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्वाधीनता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में बहुत अंतर है। रिपब्लिक डे है जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया, और इंडिपेंडेंस डे है जब हम वाकई में इंडिपेंडेंट हुए, वो अगस्त की बात होती है, और जो संविधान की बात होती है वो 26 जनवरी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें अलग अलग चीज़ें थी। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमको मिली। कौन कौन सी चीज़ें मिली? हमारा संविधान कुछ क्लासिक है, क्योंकि बहुत सारे संविधानों को खास तौर पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और अलग अलग जो बड़े कंट्रीज़ थे जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी या डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वहाँ से संविधान लिया गया और उसके अच्छे अच्छे पार्ट्स लिए गए और वो फिर बनाया गया। तो कुछ सेलिएंट फीचर मैं बताऊँगा, फिर 3 ऐसे मेन फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो इस किताब में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है, बुक के फॉर्म में है। सबसे लंबा, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का, और इसने कहा है कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होगी, व्यवस्था होगी, लोग यहाँ के या देश संप्रभु होगा, यानी किसी बाहर का इंटरवेंशन नहीं है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, यानी कि एक पार्लियामेंट, हमारे पास 2 पार्लियामेंट है, स्टेट के रिप्रेजेंट जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है आपके राज्यसभा में, और लोकसभा जो होती है वो आपका वो भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। और ये इलेक्शंस होते हैं इसके लिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो सब यहाँ पर है हमारे पास। इसके अलावा ये संविधान काफ़ी लचीला है, लेकिन इसमें कहीं स्ट्रांग भी है, कहीं पर एक सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान के सिटीजन की बात हो रही है। अगर आप कहीं और जाते हैं तो सिटीजनशिप आपको वहाँ की मिलेगी। वैसे OCI कार्ड वगैरह भी हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि भाई अगर किसी को लगता है, पुलिस को लगता है, सरकार को लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, या ये कहें कि देश को नुकसान पहुंचा सकता है, तो 2 साल के लिए उनको एकदम पकड़ लिया जाएगा और डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। ये भी रहा। सेक्युलर स्टेट है, मतलब देश का कोई भी धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर हैं। देश हर एक, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो उसके नज़र में सारे धर्म एक बराबर होंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है आज के समय कहना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका बिल्कुल अलग होगी, किसी का उस पर व्यवधान नहीं होगा, या फिर कहें कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा उनके काम में। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज मतलब ये है कि सभी जो भी हिंदुस्तान के एडल्ट लोग हैं, नागरिक हैं, यानी जो भी एक सर्टेन एज प्राप्त कर चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? वो चुनाव में वोट दे सकते हैं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन, लोगों को चुन सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एडल्ट सफरेज से। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक मताधिकार। उस ज़माने में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कहा गया 21 साल और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं,
हिंदुस्तान के, वो चाहे स्टेट इलेक्शंस हो रहे हों प्रांत के या फिर नेशनल इलेक्शन हो रहे हों देश के, उसमें ये अपना योगदान देंगे या इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राइट। अब आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि हिंदुस्तान ही ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना या देश बना, जैसे इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने सभी को ये वोटिंग राइट दे दी। जबकि जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे हम यूके की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें या फिर हम यूएस की बात कर लें, अमेरिका की, वहाँ पर हिज्जे में या फिर कहीं तोड़ तोड़ के कभी किसी को मिला कभी किसी को मिला, ऐसे करते हुए मिला। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, उनको राइट मिला कि भाई आप केवल वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो पढ़े लिखे हैं उनको कहा गया कि ठीक है आप वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो वर्किंग क्लास, जो लेबर क्लास थी या काम करने वाली थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बाद उनको बहुत संघर्ष के बाद कहा गया ठीक है आप भी वोट दे सकते हैं। और फाइनली औरतों ने जब सड़क पे निकली और जब उन्होंने मांग की, तब उनको ये वोटिंग राइट मिले। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिली, वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, सीधा हमें सबको ये राइट मिल गया कि आप वोट दे सकते हैं। और वोट कैसे दे सकते हैं? आप किसी भी जेंडर के हो, कोई भी लड़का लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी क्लास, क्रीड, एजुकेशन, किसी भी जगह से आते हो, हिंदुस्तानी हैं, एक वोट अटेंड कर लिया है, बस आइए दीजिए वोट। यहाँ पर एक चित्र दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए संविधान सभा का चित्र है ये, और ये सब संविधान सभा में लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, और ये रेजोल्यूशन जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात में अलग अलग चीज़ें आई, उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ चीज़ पेश कर रहे हैं। तो ऐसे हल्के में चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत इस पर मेहनत की गई है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, और वो ये है कि जितने भी लोग हैं, आप देखिए ये मुसलमान हैं, ये सरदार हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये लामा लोग हैं यानी बुद्धिस्ट हैं, यहाँ जैन साहब लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर और लोग दिख रहे हैं आपको। तो जितने भी लोग हैं लॉ के सामने यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में 81% हिंदू है, और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी को आत्मसात करते हैं, सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। एक अच्छा हिंदू आपने देखा होगा, वो सभी लोगों को रिस्पेक्ट करता है, कभी भी मुसलमान को या क्रिश्चियन को गाली नहीं देता है। अच्छा हिंदू वो होगा। तो इन्होंने यही अडॉप्ट किया कि भाई हम सभी को बराबर समझेंगे, जैसे बाकी देशों में होता आया वैसा नहीं करेंगे। जैसे श्रीलंका में सिंहाला लोगों ने दबा दिया तमिलियंस को, ऐसी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसीलिए जो बांग्लादेश वाला हुआ क्योंकि उन्होंने उर्दू थोप दी। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग धर्म ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में ये कहा गया कि कई लोग ऐसे थे, अच्छा खराब लोग भी होते हैं, कई लोगों ने कहा भाई कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान की मुसलमानों के हितों के लिए पाकिस्तान बना दिया, तो हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट क्यों नहीं बना रहे हो आप? कई लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई जब एक पाकिस्तान बना चुके हैं एक्सप्लिसिटली, केवल जो हित है एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुसलमान की कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, हितों के लिए बना चुके हो, तो फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे? लेकिन नेहरू जैसे लोग या फिर इनके जैसे बड़े विजनरी लोग ये समझते थे, जानते थे कि हिंदुस्तान की रगों में, नसों में हर एक धर्म बहता है, हर एक जाति बहती है। तो इनको निकालना वैसे ही होगा जैसे शरीर से कोई किसी नस को निकाल देना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, ये देश सभी का है और सब मिल के आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए जो उन्होंने कहा वो वैसे ही हो रहा है, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में केवल जैसे मुसलमान की पॉपुलेशन है 14%, अगर आप देखें तो सिख 1-2%, क्रिश्चियन 1-2% इस तरीके के हैं। लेकिन ये सिख आपको हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि ये देश को आगे बढ़ाने में, क्रिश्चियन देश को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा रोल है। पारसी हो गए, जैन हो गए, इन लोगों ने जो काम किए हैं, इन लोगों ने जो देश को आगे बढ़ाया, उसका तो आप मतलब इसके लिए पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि भाई जो हिंदू को दिया जा रहा है, जो भी हिंदू को दिया जा रहा है वो सभी को दिया जाएगा। यानी हर एक जो माइनॉरिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जितनी माइनॉरिटीज़ आप देख रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड के लोग आने वाले, सबको उसी तरीके से देखा जाएगा जैसे हिंदूज़ को देखा जाता है। मतलब हिंदू कभी ये नहीं कहेगा कि भाई तुम पाकिस्तान जाओ, या हिंदू कभी नहीं कहेगा कि जो हिंदू नहीं है वो देशद्रोही है, ऐसे कभी नहीं कहते। तो कहीं भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को, सरकारी निजी क्षेत्र में सबको नौकरी के लिए बराबर तरीके से देखा जाएगा। किसी का फेवर नहीं होगा, किसी का डिसफेवर नहीं होगा। अगर आप पे कैपेबिलिटी आइए, नौकरी लीजिए। एक तीसरा फीचर जो मैं बताना चाहूँगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि जो बेचारे पुअर थे, गरीब थे, और जो
स्टेज थे, यानी जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ की गई जो माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान बदनाम था कि भाई यहाँ छुआछूत होता है, लोग एक दूसरे को छूते नहीं हैं, लोग दूर से निकल जाते हैं। तो स्लर एंड अ ब्लॉट, यानी कि हमारे नाम पे जो धब्बा था हिंदुस्तान के नाम पे, फेयर नेम ऑफ इंडिया, वो अबॉलिश किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर से बिल्कुल बैन कर दिया गया। अगर कोई छुआछूत करता है तो जेल जाएगा। जितने भी हिंदू टेम्पल थे बड़े बड़े, जहाँ पर बहुत सारी जातियों को नहीं आने दिया जाता था, अब वो सभी के लिए खुल गए। किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, सबके लिए ओपन टू ऑल हो गया, राइट। और सबसे बड़ी बात कि चाहे आप ये स्टेट लेजिस्लेचर ले लें, चाहे आप सेंट्रल लेजिस्लेचर ले लें, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, ये हर जगह के, और इसके लिए अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के लिए, इसमें सबके लिए SC, ST, OBC, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि भाई, और क्यों की गई? उनका, कई लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो अनटचेबल हैं, जिनको आप वंचित वर्ग कह रहे हैं या फिर हरिजन कह रहे हैं या दलित कह रहे हैं, उस ज़माने में उनको हरिजन कहा जाता था, इन लोगों के पास इतने ग्रेड आते ही नहीं है, अंक आते नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जा सके या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सके। खांडेकर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जो अपर कास्ट है ना, ये जो अपर कास्ट है, उसी ने लोअर कास्ट को दबा के रखा था, और आज जो लोअर कास्ट को हम बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, उनकी जो हालत है वो केवल अपर कास्ट के कारण हुई है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया जाना चाहिए। खांडेकर साहब ने एक और बात कही। खांडेकर साहब ने ये कहा कि हमको सप्रेस किया गया, हमको दबाया गया हजारों साल तक, हमको आप काम कराते रहे, कभी उठने नहीं दिया, ना तो हम दिमागी तौर पे ना शारीरिक तौर पे कभी आगे आ पाए। अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि हम कुछ कर पाएँ इस तरीके से। अगर हमको आप अपलिफ्टमेंट नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम तो हमेशा ही दबे रह जाएंगे। अब आप देखिए कि केवल ये शेड्यूल कास्ट या वंचित वर्ग, या फिर कहें जो हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उन्हीं को ही नहीं, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स या कहें कि आदिवासी जो है ना, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया, उनको भी आरक्षण दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि ये बेचारे जो आदिवासी हैं उनको भी डिप्राइव किया गया, इनको भी वंचित रखा गया और इनका भी निषेध किया गया, इनको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, चाहे लोगों द्वारा किया गया, चाहे वो अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। जो भी लोग आए, उन्होंने इनको बेचारे को ना तो कोई हेल्थ के लिए कुछ व्यवस्था की, ना तो एजुकेशन के लिए की, मतलब इनकी हालत हमेशा ख़राब रखी। ये बेचारे जो लैंड और फॉरेस्ट में रहते थे, जीते थे, इनको बेचारों को यहाँ से भी भगा दिया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो SC, ST, OBC सभी को रिजर्वेशन मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली परसेंटेज जो है वो इस तरीके से है। 15% करीब शेड्यूल कास्ट के लिए है, जो अनुसूचित जाति हैं। इसके अलावा करीबन 27% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं। तकरीबन 7.5 करीब जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। मतलब 100 लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो उसमें से 7 शेड्यूल ट्राइब होंगे, यानी कि आदिवासी क्षेत्र के होंगे। बाकी जो 51% है उसमें बाकी लोगों के लिए, जनरल के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत सारे दिन, तकरीबन 3 साल डिस्कशन किया। बहुत सारे मौजू, किस तरीके से हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम होने वाला है, इस पर डिस्कशन हुआ। अब मेन चीज़ ये आई कि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने बताया, 500 से अधिक रियासतें थीं, जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। अब इसमें या तो नवाब थे या राजा थे, ऐसे तमाम तरीके के सरदार थे। अब इनको लेके आना, और साथ में जो गवर्नमेंट या फिर कहें स्टेट बनने हैं, और एक जैसे अलग अलग स्टेट हो गई है, स्टेट 1, स्टेट 2, और पूरे ये इंडिया में या कहें कि यूनियन में रहेंगे, तो इनकी पावर क्या होगी, इनके अधिकार क्या होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और यूनियन की क्या होगी, इस पे बहुत चर्चा हुई, राइट। कई लोगों का ये कहना था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, इनके पास अधिकार ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पूरे देश को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट रखने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए सेंटर की पावर, यूनियन की पावर, सेंटर कहें यूनियन करें, हम जो देश की मेन सरकार होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कई लोगों का ऐसा कहना था कि भाई नहीं, जो स्टेट है
अब आप देखें कि ये आपका घर है, आप बढ़ गए बीमार, अगर आपको कुछ बीमारी हो गई या एकदम से आपको उल्टियाँ वगैरह होने लगी तो आपको कौन लेके जाएगा? आपके पिताजी लेके जाएंगे, आपका भाई लेके जाएगा, है ना? आप पड़ोसी के पास तब जाएंगे जब आपके घर में कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले करीब का आदमी ही तो होता है जो आपकी परेशानियों में काम आता है। तो इस अगर लॉजिक से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हैसियत होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि जो स्टेट के लोग हैं उनके बारे में फैसला ले सके, उनके बारे में कानून बना सके, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके एडवांटेज के लिए काम कर सके। तो कई लोगों का कहना था कि जो प्रोविंसेस हैं, जो आज जिसे हम स्टेट्स कहते हैं, उनको ज़्यादा स्वायत्तता और स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने की आवश्यकता है। जैसे मैसूर के एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, सारा लोकतंत्र दिल्ली में है, उनका क्या होगा जो दूर देश हैं, मतलब दिल्ली यहाँ पर है और अगर आप कहें कि मैं केरल की बात कर लूँ या तमिलनाडु की बात कर लूँ तो वो कितना दूर है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट पे चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश की बात चले जाइए, तो इनका क्या होगा? डेमोक्रेसी तो सारी यहाँ सेंटर दिख रही है। एक मेंबर थे मद्रास के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है लोगों के अच्छे की, लोगों के वेलबींग की, उनके शिक्षा की, उनके अपलिफ्टमेंट की, उनके रोजगार की, ये सब किसके पास होनी चाहिए? ये उन प्रोविंसेस पे होनी चाहिए, उन राज्यों पे होनी चाहिए, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास होनी चाहिए। तो अब क्या है कि स्टेट वाले भी अपनी मांग कर रहे थे, कई लोग यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी मांग कर रहे थे, तो फिर एक बैलेंस बनाया गया, एक बराबरी बनाई गई और इस बराबरी को बनाने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट बनी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट बनी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट बनी कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये सारे वो विषय थे जिस पे कौन सी सरकार अपने फैसले लेगी, कौन सी सरकार कानून बनाएगी और कौन सी सरकार इस पे काम करेगी। पूरे देश की सरकार, अलग अलग स्टेट की सरकार या दोनों सरकार, राइट? तो अगर आप इसको देखें तो जो यूनियन लिस्ट है, जिसे हम सेंटर लिस्ट भी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज जो मोदी सरकार है, आज 2021 की मैं बात कर रहा हूं, वो यूनियन गवर्नमेंट है। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां पर स्टेट लिस्ट यानी कि कांग्रेस की सरकार है। तो जो कानून एक यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है वो उन विषयों पे कानून बनाएगी जो पूरे देश के लिए होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, पूरे देश, अब कोई अगर देश हम पे हमला करेगा तो किसी स्टेट पे तो करेगा नहीं कि भाई अच्छा मैं एक काम करता हूँ मिजोरम पे जाके हमला करके आता हूँ, वो तो पूरे देश पे हमला हुआ ना। बैंकिंग, पूरे देश में एक करेंसी चल रही है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, पैसा का आदान प्रदान हो रहा है, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होता। फॉरेन अफेयर, अगर आप किसी देश से बात कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई गुजरात बात कर रहा है सिंध से, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, पूरा हिंदुस्तान बात करेगा पाकिस्तान से, है ना। कम्युनिकेशन, पूरा देश आपस में डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है, रिश्ते तय हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन तो पूरे देश में हो रहा है ना। तो ये उसकी बात हो गई। तो इस पर कानून बनाएगा केवल सेंटर। अब स्टेट की बात करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जिस पे पुलिस आ गई। अब मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ जाती है ना, या दो लोगों में एक लोकेलिटी है, वहाँ पर कुछ इनके बीच में विभेद आ गया, तो पुलिस आएगी यहाँ पर। अब सेंटर से सीआरपीएफ तो नहीं चली आएगी सेंटर से कोई ऐसे सीबीआई तो नहीं चली आएगी, जब तक इनिशियल कौन करेगा, वो पुलिस करेगी। तो पुलिस किसके हाथ में होनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। जो यहाँ पर एक मान लीजिए गुजरात है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सूरत का। अब सूरत में जो पर्ल्स है यानी डायमंड का बहुत काम होता है, सूरत में डायमंड का काम बहुत होता है। अब ये जो डायमंड का काम है हर जगह नहीं होता है ना। अगर आप चले जाएं मान लीजिए उड़ीसा में, तो वहाँ पर फिशिंग का काम होता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये दोनों अलग अलग काम है। तो ट्रेड और वर्क काम ये सब स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इनके लिए कैसे काम करना है। अगर यहाँ पर सूरत में आके वो ये कहने लगे कि भाई मछली पालन के लिए हमें बहुत जोर लगाना है, सूरत में मतलब गुजरात है, ड्राई स्टेट है,
मछली का इतना ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप कोई भी कोस्टल स्टेट देखें वहाँ मछलियों का बहुत जोर है, या फिर सी फूड का। ऐसे एग्रीकल्चर के अलग अलग एनवायरनमेंट है तो अलग अलग एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। पानी का इंपॉर्टेंस है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, कहीं पानी बहुत कम गिरता है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा है जिसपे दोनों सरकारें, स्टेट और मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, वो दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, जिसमें शिक्षा है, फॉरेस्ट है क्योंकि फॉरेस्ट तो हर जगह है, ट्रेड है, किस तरीके के ट्रेड जो हिंदुस्तान से बाहर होंगे, शादी, बच्चे को लेना, बच्चे अगर माँ बाप के बाद बच्चों को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सब चीज़ें सेंटर बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं, टैक्स हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, यानी कि रक्षा, और जो ट्रेड है, जो विदेशी मंत्रालय है या विदेशी बातचीत है, वो सब सेंटर देखेगी। स्टेट में क्या होगा कि सबसे पहले आप शिक्षा और रोजगार और हेल्थ के बारे में बात करें। रोजगार तो कम है क्योंकि वो सेंटर का काम होगा ज़्यादा, लेकिन स्टेट भी रोजगार के लिए काम करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट हर जगह है, पूरे देश की तरह भी देखना है फॉरेस्ट को, जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को, और कृषि को भी पूरे देश की तरह देखना है। तो इसमें जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों की। अब एक और डिस्कशन आया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्कशन आया उसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये साहब है B.R. अम्बेडकर साहब, इनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, और इनको प्यार से बोला जाता था बाबा साहेब। 1891 से लेकर 1956 तक ये रहे। अब ये आते थे महार फैमिली से, एक दलित फैमिली थी, मराठी स्पीकिंग फैमिली थी। ये एक बहुत बड़े लॉयर थे, यानी बैरिस्टर, और इकोनॉमिस्ट भी थे। देखिए ये कॉम्बिनेशन थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थव्यवस्था की भी जानकारी रखते थे, और साथ में ये एक लॉयर भी थे, यानी वकील भी थे, और दलितों के बहुत बड़े लीडर हैं, आज भी लीडर हैं, और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, ये पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन साहब थे। इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाषा। अब भाषा के साथ क्या क्या हो जाता, भाषा के लिए क्या क्या हो जाता है, ये आप समझिए। अब असेंबली ने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि जो इंग्लिश है ना, वो इन ब्रिटिशर्स के साथ बाहर फेंक दी जाए। ब्रिटिश नहीं चाहिए, अंग्रेजी नहीं चाहिए हमें, है ना। कई लोगों ने कहा हमें तो हिंदी चाहिए भाई, हिंदी को बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थे। अब देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत बंगाल में पैदा हुए हैं, या फिर थोड़ा हरियाणा में पैदा हुए हैं, या फिर थोड़ा सा पंजाब में पैदा हुए हैं, तो हमें ऐसा लगेगा या उत्तराखंड में हुए हैं या हिमाचल में हल्का सा हुए हैं। अगर ये स्टेट्स में हम हुए हैं तो हमें लगता है कि हम पूरा देश हिंदी ही बोलता है। आप थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में आ जाइए, आपको सब मराठी बोलते दिखाई देंगे। बल्कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की वो मराठी और नॉन मराठी पे है। पूरा मुंबई में जो सरकार बनती है, बॉम्बे में, वो इसी बात पे बनती है, मराठी नॉन मराठी। अगर आप तमिलनाडु चले जाइए, कोई आपको हिंदी बोलता दिखाई नहीं देगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको बड़ी टेढ़ी नज़र से देखा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आके हिंदी बोलते हो, तमिल सीखो, हमसे तमिल में बात करो, ऐसी होगा ना। तो अब भाषा की बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो कई लोगों ने ये कह दिया भाई हिंदी होनी चाहिए। तो कृष्णमाचारी साहब थे, टी कृष्णमाचारी, ये असेंबली में थे। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। उन्होंने सीधा ही नहीं कहा भाई साहब प्लीज़ हिंदी मत करिए। उन्होंने कहा मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने साउथ में, सदर्न इंडिया में अगर हिंदी आपने थोपने की कोशिश करी या कोशिश की, तो साहब हम जो है बाहर हो जाएंगे, हम इस देश से अलग हो जाएंगे। तो फिर ये बात समझ में आई लोगों को, अरे यार ये तो अगर इतने सारे स्टेट हमें एक साथ लेने हैं तो हम हिंदी तो इन पे थोप नहीं सकते। तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ फाइनली कि हिंदी को, जो हिंदी है, इसको राजभाषा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। यानी हिंदी को कहा गया कि भाई चलो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हिंदी को कहा गया कि भाई एक लैंग्वेज हो गई, हाँ, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखिए, पूरे देश की भाषा हिंदी नहीं है। ये जिस दिन हो गया उस दिन यहाँ पर तबाही आ जाएगी, क्योंकि सदर्न इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे अमित शाह साहब हैं, इन्होंने हिंदी के बारे में कह दिया था कि भाई हिंदी हर जगह लागू की जाएगी। एक ही दिन में उनको अपना ये बात वापस लेनी पड़ेगी, जबकि ये पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है। ओके, तो आप देखिए कि कोर्ट्स
जितने भी सेवाएं चल रही, सर्विसेज या कम्युनिकेशन स्टेट्स के बीच में जो होगा, प्रोविंस के बीच में होगा, उन्होंने कहा चलिए यहाँ पर इंग्लिश का उपयोग कर लेते हैं और ऑफिशियल राजभाषा जो है उसको बना देंगे हम हिंदी। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, लेकिन पूरे देश पे आप हिंदी नहीं थोपेंगे। अभी जो साहब हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब भी बोलते हैं। अब ये साहब थे चेयरमैन, किसके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उसके ये चेयरपर्सन थे, और इन्होंने इन्हीं के छत्रछाया में, इन्हीं की लीडरशिप में जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हुआ था। यानी कि जो प्रारूप है, जो हम खाका भी समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्हीं की देख रेख में हुआ था, राइट। तो इन्होंने देखिए पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बात भी कही, क्योंकि ये कहाँ से आते थे, ये जाते थे महार जाति से, महार कम्युनिटी से आते थे, जो कि दलित कम्युनिटी थी। तो इनके दिल में कुछ डर भी थे। इन्होंने बहुत करीब से जो बड़े लोगों ने या अपर कास्ट ने जो इनके साथ किया है लोअर कास्ट के साथ, वो इन्होंने बहुत करीबी से देखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तो हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कब आएगी, मतलब आर्थिक लोकतंत्र कैसे आएगा, और सोशल डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक लोकतंत्र कैसे आएगा। अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई हमने आपको वोट दे दिया, बस बहुत अच्छी बात, आओ वोट दो, हमें चुनो और फिर जाओ जहाँ जाना जाओ, ये तो बात नहीं चलेगी ना। जो इनइक्वालिटीज़ है, जो नॉन बराबरी है, अमीर अमीर हुए जा रहा है, रिच रिच होता चला जा रहा है, पुअर पुअर होता चला जा रहा है, ये रिच और पुअर के बीच में अपर कास्ट ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे हैं, लोअर कास्ट की हालत ही ख़राब है। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कैसे दूर होंगे। तो इन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हम हिंदुस्तान जो है वो बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। क्यों कि पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं बराबरी की, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की, लेकिन अगर हम एक्चुअल ज़मीनी स्तर पे देखें तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है, बहुत सारी गैर बराबरी है। अगर हम कहें कि भाई एक वोट देने से, एक वोट हमने आपको कह दिया कि चलो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वोट देने का अधिकार दे दिया और हम आपको खुश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमको एक आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए और देश में जो इतने सालों से, सदियों से चला आ रहा है, उससे उबरने में भी प्रयास करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अकेले काम नहीं कर पाएगा। लोगों की सोच, लोगों का दिल, लोगों की तरीका बदलने की जरूरत है। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब स्टेट कैसे बनने थे, इसमें दो लोगों का बड़ा रोल आने वाला है। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये चेहरा, बार बार इनका नाम मैं लूंगा। ये साहब है नेहरू साहब, देश के पहले प्रधानमंत्री। ये साहब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनका नाम नहीं था, इनको पदवी दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल साहब, इनको आयरन मैन भी कहा जाता था। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, मतलब दोनों टक्कर के आदमी थे, दोनों बराबरी के आदमी थे। ये एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, तो ये सारे लोग थे। इसमें दादा भाई नौरोजी साहब भी आप देख रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे और इन्हीं लोगों ने हमको आज स्वतंत्रता भी दिलाई है। तो हुआ ये कि 1920 की बात कर रहा हूँ, जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या कहें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कोशिशें चल रही थी, तो कांग्रेस जो थी उस समय बड़ी पॉपुलर थी। इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि जब हम इंडिपेंडेंस पाएंगे तब क्या करेंगे, भाषाई तौर पे यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप जो भी एक भाषा बोलते हैं उनको हम अपना स्टेट दे देंगे, प्रोविंस दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है और कांग्रेस इसके लिए फिर कुछ भी नहीं करती। मतलब वो जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उस पर ध्यान भी नहीं देती है। जैसे अगर कोई वादा करे कि 2 करोड़ आपको नौकरी देंगे, या कोई वादा कर दे आपको कि भाई 15 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे और वो वादा पूरा ना करे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। लोग थोड़ा सा बोलेंगे अरे यार भाई ये क्या बात है, तुम तो वादा करके आए थे। तो इन्होंने वादा किया था कि भाषाई तौर पे कर देंगे, तो लोग हो गए थोड़ा गुस्सा। क्यों? क्योंकि अब इनका भी एक कारण था। इनका ये क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी तो होगा इनके दिमाग में। ऐसा तो नहीं होगा कि इन्होंने वादा किया है, करना तो पड़ेगा। तो इनके दिमाग में क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है जी, और इसके बीच में लाखों लोग, मिलियंस हलाक हो गए, मर गए, रायट्स में किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए। तो एक पार्टीशन हो चुका था रिलीजन के नाम पे। क्या लैंग्वेज के नाम पे, क्या भाषा के नाम पे ये जो डिवीजन की बात हो रही है,
क्या हम उसको झेलने के लिए तैयार है? आर वी रेडी? क्या हिंदुस्तान एक और डिवीजन के तैयार है? क्या ये राइट्स होने की संभावना नहीं है? तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल साहब, ये दोनों साहब, ये बिल्कुल लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई आधार पर जो स्टेट बनने वाला है उसके घोर विरोधी हो गए थे अभी तक, क्योंकि इन्होंने हालात देख ली थी, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि क्योंकि यहाँ नेहरू साहब कहते हैं कि जो डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी है, यानी जो गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। हम देश के नाते एकजुट, स्ट्रांग और यूनाइटेड रहें, यानी हम इनके खिलाफ जो देश को तोड़ने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमको पूरे देश को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। तो अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस की बात करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें पटेल साहब ने कहा था, देखिए साहब, कि हमको एक पूरे देश की तरह चलना है, राष्ट्रवाद इसको आगे बढ़ाना है, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आए इनको हमको हटाना है। तो अगर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस यानी भाषाई तौर पे आप स्टेट बनाने की बात करोगे तो ये हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सपोर्टेड। ये समझ गया आप इन दोनों का क्या मूड था। लेकिन ये कैसे स्टेट्स बने, फिर उसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि अगर किसी को 2 करोड़ का आप वादा करेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। गुस्सा क्या कहेंगे, असंतोष लोगों में फैल जाएगा, लोग बोलेंगे यार ये तो झूठ बोलता है। तो डिसअपॉइंटमेंट के कारण क्या हुआ, खास तौर पे जो प्रेसिडेंसीज थी, हमारी 4 मेन प्रेसिडेंसीज थी, आपको याद होगा। तो इसमें कई लोगों ने मांग की भाई कि जो कन्नड़ा लोग थे, मलयालम लोग थे, मराठी थे, उनको पूरा ये एहसास था या फिर उनको ये दृढ़ विश्वास था कि हमें अपना स्टेट मिल जाएगा, हमारा खुद का स्टेट होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट या संघर्ष या विरोध देखा गया वो देखा गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे। ये पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पर तेलुगु बोली जाती थी, जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहां पर शुरू हुआ कैंपेन। जब नेहरू साहब पहुंचे, ये नेहरू साहब हैं, ये पहुंचते हैं, आम चुनाव हो रहा है, ठीक है, आम चुनाव होने वाला था, उसके लिए जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 1952 में, 1952 में ये हुआ। तो जैसे ये पहुंचे तो इनको लोगों ने खदेड़ दिया, या कहें कि ब्लैक फ्लैग, काले झंडे, और वापस जाओ, वी वांट आंध्रा करके, हमें आंध्रा चाहिए, ऐसे स्लोगन से इनका इस्तकबाल हुआ। किनका? नेहरू साहब का। नेहरू साहब को समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अक्टूबर में यहां पर एक साहब हैं, इनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु नाम है। ये गांधीवादी लीडर थे। मतलब गांधी जी के गांधीवादी लीडर कौन होते हैं? जो अनशन पे विश्वास रखते हैं, जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, जो कहें कि धरना प्रदर्शन पे विश्वास रखते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, फास्टिंग शुरू कर दी। यानी अब इन्होंने कहा कि हम अनशन पे बैठ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक, मतलब मैं ना अन्न लूंगा ना पानी लूंगा। अब इनके पीछे काफ़ी लोग जुड़ गए, कई हड़ताल हुई, कई बंद हुए, बहुत सारे हड़ताल बंद होने लगे। यानी कि अब दिल्ली के कान में भी ये बातें सुनाई देने लगी कि ऐसा हो रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जो असली जिसे कहेंगे कि जो उरूज आया, 15 दिसंबर 1952 को जो पोट्टी श्रीरामुलु है, इन्होंने 58 दिन के बाद देह त्याग किया। यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? फास्ट के कारण, अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। बस ये होने की देर थी। सारे के सारे लोग जो इनके पीछे थे वो परेशान हो गए, दिक्कत हो गए, और उसके बाद खूब सा धरना प्रदर्शन, हड़ताल, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, सब कुछ शुरू हो गया। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई अब तो ये स्टेट देना ही पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 को एक नए क्षेत्र, एक नए प्रांत का जन्म हुआ, जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। समझ में आ गया आंध्र प्रदेश कैसे बना? उसके बाद आप बोलिए
आपके 2 बच्चे हैं, एक को आप चॉकलेट दे देंगे, दूसरा क्या बोलेगा, अच्छा ये हमें क्यों नहीं चॉकलेट दिया, नाराज़ हो जाएगा वो। तो बिल्कुल यही बात हुई। जितने बाकी भाषाई कम्युनिटीज़ थे, भाषाई प्रांत थे, उन्होंने कहा कि हमें भी अपना स्टेट दीजिए भाई। तो फिर सरकार ने क्या किया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य गठन आयोग, इसकी स्थापना कर दी। अभी जो एसआरसी है यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिए बाउंड्री बना दी कि भाई ये बाउंड्री बनेगी। और उन्होंने असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, ऐसे क्षेत्र जो है वो बना डाले। और फिर उसके बाद जो हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र था, अभी आपको बताता हूँ, यूनाइटेड प्रोविंसेस था और सेंट्रल प्रोविंसेस था। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश बना, सेंट्रल प्रोविंसेस मध्य प्रदेश बना। इस तरीके से चीज़ें बनाई गई क्योंकि ये हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र थे, राइट। 1960 में क्या होता है, क्योंकि बॉम्बे जो था उसमें दो तरीके के लोग थे, एक तो गुजराती थे मेनली और महाराष्ट्री थे, महाराष्ट्र वाले लोग थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो गुजरात को अलग बना दिया गया, महाराष्ट्र को अलग बना दिया गया। 1966 में क्या होता है, पंजाब में भी हरियाणवी लोग थे और पंजाबी बोलने वाले थे, तो हरियाणा अलग बना दिया गया, हरियाणी हुई और हिंदी बोलने वाले पंजाबी लोग अलग बना दिए गए, मोस्टली इसमें सिख थे। तो इस तरीके से राज्यों का गठन हुआ। एक चित्र आपको दिखाना चाहूँगा, 2 और चित्र हैं अभी आने वाले हैं। इस चित्र को देखिए, ये है द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई प्रांत के हिसाब से। और ये इंडियन प्रोविंसेस देखिए, 1947 के पहले क्या हाल था वो बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि 1947 के बाद हुआ क्या। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पिंक में, ये प्रिंसली स्टेट है। यहाँ पर या तो राजा थे या नवाब थे या कोई सरदार थे। तो आप ये जितने भी हैदराबाद की आज बात होती है, मैसूर की बात होती है, जिसके लिए कोई पार्टी की कोई विरुद्ध बोलता है कि भाई ये लोग ऐसे थे वैसे थे, लेकिन आपको हिस्ट्री समझेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि ये जो सारे स्टेट थे प्रिंसली स्टेट थे। इनको हिंदुस्तान में लाया गया है, हिंदुस्तान में इनको रिक्वेस्ट करके, एनेक्स करके, कब्जा करके लाया गया है ना। रिक्वेस्ट या तो ये अपने आप आ गया या कब्जा किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको सोचना होगा। आप हैदराबाद जाके या फिर इस जगह मणिपुर जाके ही पता कर पाएंगे कि वहाँ के लोग क्यों आज ऐसी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रहेंगे, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, है ना। इसको आप स्टोरी मत समझिएगा, ये चीज़ हुई है। ब्रिटिश इंडिया ये था, ठीक है, ब्रिटिश पूरा ये पीला पीला था और ये सारे स्टेट्स थे, कौन से, प्रिंसली स्टेट, इनको हिंदुस्तान में लाना था, जो कि फाइनली आए भी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये 1 नवंबर 1956 के पहले थे, ठीक है, ये स्टेट्स पहले थे। तो ये देख, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ एक विंध्य प्रदेश भी बना। फिर आगे चल के क्या हुआ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ पहले। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये 1975 का चित्र है, 1975 का। तो ये आपको बहुत हद तक वैसा दिखाई देगा जैसे आज दिखाई देता है। अब आप देखें, बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देती है, बस ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ उत्तराखंड बन गया है, आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ तेलंगाना बन गया है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव या ये कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था और भाषाई तौर पे इनको फिर से डिवाइड किया गया। और फिर वो हर एक पार्टी वादा करती है कि हम आएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, फिर वो डिवाइड करती है, जैसे भी होता है। तो इस तरीके से स्टेट बने। तो कहाँ से हम पहुँचे, यहाँ से इस मैप से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसका भी मैंने बताया कि ये अभी भी पूरा मैप नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड है, यूके, यहाँ आपका तेलंगाना है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है, अलग अलग बन चुके हैं इसमें। के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें बहुत सारे फीचर डाल दिए गए। फिर बात आई प्लानिंग की विकास के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान उतनी अच्छी अवस्था में नहीं था। सबसे पहली चीज़ थी कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो किसी तरीके से हमको एक तो जो मॉडर्न टेक्निकल या कहें औद्योगिक बेस, इंडस्ट्रियल बेस बनाने की आवश्यकता थी। ये मेन काम था सरकार का। तो 1950 में सरकार क्या करती है, एक प्लानिंग कमीशन, जिसे हम कहते हैं, जिसका आज नाम नीति आयोग है, एक प्लानिंग कमीशन का गठन करती है। और इसका काम ये होगा, प्लानिंग कमीशन का यही काम होगा कि वो नीतियां बनाएगी, यानी कि पॉलिसीज मेकिंग इसका काम होगा। और इन पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन या फिर इन पॉलिसीज को लागू करना, इनको बनाना और उनको लागू करना, खास तौर पे जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, ये
किसका काम होगा? योजना आयोग का, जो कि आज हम कहते हैं नीति आयोग। अच्छा, ये सबने मान लिया था या फिर नीति आयोग ने भी ये कह दिया था कि जो भारत की व्यवस्था होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इसको हम कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, निजी क्षेत्र, वो भी काम करेगा और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के पास भी होंगे, यानी गवर्नमेंट के भी ऑफिसेज होंगे, गवर्नमेंट के भी उद्योग होंगे, गवर्नमेंट के भी इस्टेब्लिशमेंट होंगे। इसी तरीके से प्राइवेट फर्म भी काम करेगी, यानी प्राइवेट लोग भी काम करेंगे। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, राइट। दोनों ही प्रोडक्शन या ये कहें मैन्युफैक्चरिंग या फिर रोजगार के क्षेत्र में दोनों के दोनों क्षेत्र काम करेंगे। ओके, अब कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथ में होगी, कौन सा एस्टैब्लिशमेंट, कौन सा उद्योग गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करना था प्लानिंग कमीशन को। किसको करना था? जिसका आज नीति आयोग नाम है उसी का, उसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। तो इसका काम था, जब हम 1950 की बात मैं कर रहा हूं। अब 1956 में या 51 से ही शुरू हो गया था वैसे, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। फिर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, यानी कि 5 साल में क्या क्या होने वाला है, एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया कि 5 साल में क्या होने वाला है। तो 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना या ये कहें कि जो 5 ईयर प्लान डिसाइड हुआ, उसमें मेन जो थ्रस्ट था वो 2 चीज़ों पे था। एक तो आयरन एंड स्टील, बेसिकली स्टील ही कह देते हैं इसको, यानी इस्पात, लोहा और इस्पात, यानी कि इस्पात उद्योग पे था, लोहे से ही इस्पात बनता है। और दूसरा था डैम्स। डैम्स यानी, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने जैसे बताया था, शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था कि मॉनसून के ऊपर सारी इरिगेशन, सारा कृषि डिपेंडेंट थी। तो डैम बनाने बहुत ज़रूरी थे सिंचाई के लिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है और बहुत सारे काम होते हैं इससे, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना, जो स्टेट लिखा गया है वो हम देश की बात कर रहे हैं। जैसे आज अलग अलग स्टेट है हमारे यहाँ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र आपको क्या दिखा रहा है? ये गांधी सागर बांध है। ये जो पहले 4 डैम बने थे जो चंबल रिवर में मध्य प्रदेश, उस पे एक डैम का चित्र है, 1960 में कंप्लीट हुआ। तो डैम पे बड़ा थ्रस्ट हुआ और एक कंप्लीटेड डैम आपको दिखाता हूं। डैम यानी कि बांध, ये महानदी रिवर पे बांध बना हुआ है ताकि जो पानी आता था और जिससे बाढ़ आती थी उस पानी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम हुआ था। और ये ब्रिज और डैम यानी जो बांध हैं और ब्रिज, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जब हम एक व्यवस्था बनाते हैं उसको हम ब्रिज कहते हैं। तो पुल अगर हिंदी में बोला जाए तो पुल, तो वो जो है वो नए हिंदुस्तान के एक मानक बन गए, सिंबल बन गए। यहाँ पर मैं आपको जो चित्र दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। ये है भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, अलग अलग नदियों पे बने हैं ये, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बांध हैं ये, ठीक है। नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, यहाँ पर हीराकुंड देख रहे हैं, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से कई सारे बांध, इसमें काम ये था, एक तो पानी रोकना था बाढ़ के लिए, ऊपर से पानी सप्लाई करना था इरिगेशन के लिए, दूसरा यहाँ पर नौकायान होती है, ये रिक्रिएशन की भी जगह है, लोग यहाँ आके बड़ा अच्छा उनको लगता है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे काम एक साथ बांध में हो जाते हैं। लेकिन आजकल हमने देख लिया कि बांध के बहुत सारे पर्यावरणीय नुकसान भी है। तो कई लोगों ने ये सोचा कि भाई ये जो एग्रीकल्चर है इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है, और साथ में जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआत में जो बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है। कई लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चर, कृषि और प्राइमरी एजुकेशन, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कईयों ने कहा कि भाई जो आज कर रहे हो आप, उसका आगे पर्यावरण पे, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बांध के बारे में बताया। अब बांध में क्या है कि जैसे आप, ये पानी है, ये बांध बना दिया, अब पानी अपने साथ मिट्टी लेके आती है, गाद लेके आती है, वो सारी गाद यहाँ जमा हो जाती है, ठीक, गाद जमा हो जाती है, और वे एक गाद एक लेवल पे पहुँच जाती है। उसके बाद जितना, जब ये बांध बनाते हैं तो आसपास के बहुत सारे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आपको लोगों को हटाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो पर्यावरण को नुकसान करती है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाऊंगा, इनका नाम है मीराबेन। वैसे ये एंग्लो इंडियन है, अब गोरी महिला हैं, लेकिन ये गांधी जी के बहुत करीब थी। इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक बात कही, महात्मा गांधी की फॉलोअर थी मीराबेन,
ध्यान रहेगा आपको, ये मीरा बहन है, कौन है ये? तो इन्होंने 1949 में कहा था कि देखिए साइंस यानी विज्ञान और मशीनरी, यानी जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए मशीनें लाते हैं, ठीक है, ये ठीक है, आज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जो नेचर बैलेंस है, पर्यावरण का बैलेंस है, प्रकृति का बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो बात इन्होंने कही थी 1950 के दशक में, आज ये फलीभूत हो रही है। आज हम देख रहे हैं वाकई में इसने ये अटैक किया है। आज ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन उत्सर्जन हम इतना देख रहे हैं, ये सब इसी के कारण हुआ है। लेकिन फिर भी उस ज़माने में जो चीज़ें पता नहीं थी या फिर शुरुआत हुई थी, आज हमको ध्यान रखना है कि आगे हम ऐसा काम ना करें। तो यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सोवियत यूनियन उस ज़माने में जो था उसके सौजन्य से या उसके पार्टनरशिप में या उनके मदद से इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। और छत्तीसगढ़ उस ज़माने में बहुत ही रूरल इलाका था, बहुत ही कहें कि पिछड़ा इलाका था। वहाँ पर ये भिलाई स्टील प्लांट लगते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका रायपुर है जो आज राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यहाँ नागपुर है। रायपुर के जस्ट 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, 1 घंटे के दरमियान में यह भिलाई स्टील प्लांट आता है और इसका बाकायदा स्टेशन है। और आप देखेंगे ये पूरा एरिया इतना डेवलप हो गया है कि पूछे मत। दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, ये बड़े फेमस हो गए केवल इसलिए क्योंकि उस जगह पे जो बड़े विजनरी लोग थे उन्होंने यहाँ पर ऐसी जगह लगाया जहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। अब ये पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर या तो लोग इसमें काम करते हैं या फिर इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब हुआ ये कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, अब आपको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, है ना। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है 1947 में, बहुत कम अंतराल है। अब क्योंकि 1945 में जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ये व्यवस्था हो गई या ये लोगों के बीच में एक बहुत पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना घातक था, जर्मनी और जो बाकी प्लेयर थे इतना घातक काम हुआ था उस ज़माने में कि इन्होंने कहा कि भाई, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई हमको एक यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता है, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो सब लोगों का ध्यान देगी। तो 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, इसको बना दिया गया था। लेकिन अभी भी ये बचपने में थी, यानी कि शैशव अवस्था में थी, ठीक है। तो क्योंकि ये शैशव अवस्था में थी और बड़े बड़े प्लेयर थे, तो 1950 और 1960 के दशक के बीच में दो बड़ी बड़ी जो पार्टीज थी, दो बड़े बड़े ग्रुप थे, उनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर ये होता है जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन इनके घर में कोई गाड़ी आती है, आपको दिक्कत होती है, आपके घर में कुछ पार्टी होती है, इनको दिक्कत होती है, मतलब दोनों एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, बस एक मौका लग जाए दोनों आपस में लड़ जाएंगे। तो ये कोल्ड वॉर इसे कहते हैं। कोल्ड वॉर जो था वो किसके बीच में था? वो महाशक्तियों के बीच में था, यूएसए और उस ज़माने में जो यूएसएसआर था। आज यूएसएसआर नहीं है, आज रशिया है। तो यूएसए ने क्या किया कि अपने जो भी एलाइज थे, मान लीजिए आपका ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, इनके साथ मिला के ना इन्होंने अपनी एक सैनिक शक्ति बना ली थी। यूएसएसआर ने भी यही किया, उसने भी कई कंट्रीज़ के साथ अपनी सैनिक शक्ति बना ली। तो इन्होंने मिलिट्री अलायंस बनाया। क्या बनाया? सैनिक अलायंस बना दिया। अब क्योंकि इस जस्ट 2 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान या तो यहाँ जाता या तो यहाँ जाता। लेकिन नेहरू साहब जो थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने बहुत मैंने कहा ना, विजनरी आदमी थे ये। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री भी थे या कहें फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इन्होंने क्या कहा कि हम गुट निरपेक्ष नीति, जिसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसकी तरफ झुक जाऊँ तो इसकी तरफ अलाइन हो जाऊँगा, इसकी तरफ झुक जाऊँ तो इसकी तरफ अलाइन हो जाऊँगा। इन्होंने कहा मैं किसी की तरफ नहीं झुकूँगा, हम नॉन अलाइन रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप देखिए इजिप्ट हो गया, जैसे मिस्र कहते हैं, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो ज़माने में कहें आज़ाद हुए, उन्होंने कहा कि हम भी नॉन अलाइन की ट्रीटी को साइन करेंगे और हम किसी भी उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉन अलाइन का मतलब ये नहीं है कि इनसे अलग रहना, बल्कि ये हुआ कि इनके अमेरिका और सोवियत के बीच में बहुत सारी ऐसी मीडिएटिंग का काम, यानी जो जैसे एक मीडिएटर का काम करते हैं ना कि भाई दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, उसका काम हिंदुस्तान ने बहुत बखूबी किया है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाना ज़रूरी है
आप यहाँ देखिए, ये जो साहब हैं इनका नाम है, ये तो आप समझ गए नेहरू साहब हैं, ये है कृष्ण मेनन साहब। अब कृष्ण मेनन साहब जो हैं 1952 से लेकर 1962 के बीच में यहाँ पर ये इन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, जो मैंने आपको संस्था बताई, और बड़े फेमस आदमी थे। इसके अलावा यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिले हैं। ये बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था एक मीटिंग, और सबने यही कहा कि भाई हम किस तरीके से, जब क्योंकि अभी भी आज़ाद हुए, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम नॉन अलाइनमेंट की ट्रीटी को फॉलो करें, और कैसे जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसको कम किया जाए, जो विदेशी डोमिनेशन था, प्रतिद्वंदिता है, उसको कैसे हम कम करें। तो 29 नए जो स्टेट आपके आज़ाद हुए थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग की थी। अब आप देखें कि अब कितना, इस साल 2021 में हम 57वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, यानी कि 15 अगस्त 2021 को 75वां हमारा इंडिपेंडेंस दिवस डे होगा। ये मैंने आपको 72वां रिपब्लिक डे बताया केवल इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा पता रहे कि रिपब्लिक डे के दिन हमारे यहाँ होता क्या है। लेकिन हम रिपब्लिक डे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जहाँ पर हमारा संविधान लागू हुआ, हम बात करें स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस। तो जब हम ये देखते हैं तो क्या हम एक देश के नाते उतने सक्सेसफुल हो पाए हैं? देखिए, इंडिया जब बना तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कई ऐसे बहुत सारे समझदार लोग थे, या ये कहें कि बहुत सारे ऑब्जर्वर थे, या कहें एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो टूट जाएगा। कई ने कहा कि भाई इंडिया मिलिट्री रूल पे आ जाएगा, यानी कि सैनिक शक्ति इसे घेर लेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हम देखें कौन सा हमारा जो 17वां जनरल इलेक्शन हुआ है 2019 में, 17वां जनरल इलेक्शन हुआ है और सरकार बनी, मोदी सरकार बनी। तो अभी भी हमारा देश बहुत सही तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ जो प्रेस है, मीडिया है, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो मीडिया है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। और जुडिशरी, एक दो अगर केसेस हटा दिए जाएं तो जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी इनके ऊपर नहीं है, किसी कंट्रोल में नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आज भी ये सब तो हो गया, हमने बड़े अच्छे काम कर लिए, लेकिन जो अनटचेबिलिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिया गया था, छुआछूत की जो बात थी, वो आज भी है। दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो ये कहे कि इनके ऊपर जो नुकसान होता है, इनके साथ जो भेदभाव होता है, ख़ास तौर पे दलितों और मुसलमानों के साथ, वो आज भी उतना ही है। यानी कि वो अभी भी मारकाट सहते हैं, अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन या कहीं निषेध इनको सहना पड़ता है। आप देखें जो दलित हैं, वो तो, मुसलमान को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हिंदुस्तान के एक सेकेंडरी नागरिक हो गए आजकल के ज़माने में। लेकिन जो दलित हैं उनको ना तो किसी जगह पे, ना किसी टेम्पल पे, यानी जो पार्क हो गए, टेम्पल हो गए, मंदिर हो गए, या पब्लिक स्पेस, वहाँ उनको जाने नहीं दिया जाता। और जो रिलीजियस ग्रुप है, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुत्व या हिंदू की बात करती है, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमानों की बात करती हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड है वो और बढ़ गया है और बढ़ता चला जा रहा है, और ज़रा सी बात होती है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो रिच है और पुअर, उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ कि एक आदमी जो है, उसके बच्चे बहुत ज़बरदस्त बढ़िया स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह खाना खा रहे हैं, बाहर विदेशों में वो हॉलीडे मनाने जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन, मान लीजिए जो 400, 200 या 300 रुपये ऐसा होता है, मुझे आइडिया एग्जैक्टली नंबर नहीं पता क्योंकि ये हर साल चेंज होता है। तो मान लेते हैं 200 रुपये, जो 200 रुपये से भी कम कमाता है या 100 रुपये से कम कमाता है, 100 रुपये मान लेते हैं क्योंकि $1.25 है एक्चुअली, 100 रुपये से कम कमाता है हर दिन, उसको हम BPL में लाते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में है। तो बहुत सारा जनसंख्या अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और सारे के सारे जो आप स्लम्स देख रहे हैं वो सब गरीबों में है। ना तो वहाँ वो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्कूलिंग है, ना हेल्थ की व्यवस्था है। तो आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा चित्र इसमें दिया हुआ है। ये है मुंबई के बड़े बड़े जो गगनचुंबी इमारतें हैं, उनके बीच में धारावी मुंबई की सबसे बड़ी, बल्कि मुंबई छोड़िए पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्लम है। ये झुग्गी झोपड़ियों में पता नहीं लोग कैसे रहते होंगे, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी जो है उसके जस्ट बगल में अंबानी का एक एंटीलिया करके एक बहुत गगनचुंबी बिल्डिंग है। और ये जो अंबानी साहब हैं, ये अभी कुछ समय पहले विश्व के 4थे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। तो हिंदुस्तान में सबसे अमीर लोग भी बसते हैं, और वो लोग जो अपना मैला खाते हैं वो भी बसते हैं।
तो ये जो दिक्कत है ये अभी भी हमारे पास विद्यमान है। पैसे वाले वाले होते चले जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई रिपब्लिक ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा सक्सेस तो हुआ नहीं है। मतलब जब हम जिस हिसाब से देश हमने बनाया था उस हिसाब से इतना फ़ायदा तो हुआ नहीं है। लेकिन एक और अच्छी बात कही इन्होंने, एनसीईआरटी ने, कि फेलियर भी नहीं हुआ। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सक्सेस हमें नहीं मिला, लेकिन हम फेल भी नहीं हुए। अभी हम कार्यवाही जारी है। अब हमारे जरा पड़ोसी देश पे चलते हैं। वहाँ पर क्या हुआ? हिंदुस्तान में जब नेहरू जी ने कहा कि भाई हम हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, तो इन्होंने ये बस काम करके पूरे देश को साथ जोड़ लिया। यानी अब हिंदू और मुसलमान सब साथ में रहते हैं। और जो साउथ इंडिया वहाँ पर जो भाषा है वो हिंदी भाषा बिल्कुल लागू नहीं की गई, केवल उसको राजभाषा बनाया गया। तो ये समझदारी करके देश को एक साथ रखा गया है। यही नासमझी दिखाई श्रीलंका ने, यही नासमझी दिखाई आपके पाकिस्तान ने, और किस तरीके से वो देशों का हाल हुआ वो आप जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 1956 की बात है, जब हिंदुस्तान में पुनर्गठन स्टेट्स का चल रहा था लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि भाषाई तौर पे अलग अलग स्टेट बनेंगे। तो उसी समय जो श्रीलंका है उस ज़माने में इसको सिलोन कहा जाता था। हिंदुस्तान के यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, मोस्टली सिंहाला और तमिल लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका वालों ने यहाँ पर जो है, आपको पहले मैं ज़रा वेरिएशन दिखा देता हूँ तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पर जो मेजॉरिटी है 75% लोग सिंहलीज बोलते हैं या सिंहाला लोग हैं, मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। करीबन 11 और 4 जोड़ दीजिए क्योंकि ये तमिल है, लेकिन इसमें कुछ श्रीलंकन तमिल है, कुछ हिंदुस्तान से जो बागानों में गए थे वो तमिल है। तो इनको जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 15% तमिल बनते हैं। वो सेम सिचुएशन हिंदू मुस्लिम की हमारे यहाँ है। तकरीबन 80% हमारे यहाँ हिंदू हैं, 14% तकरीबन मुस्लिम हैं। इसलिए दरार पैदा होती है क्योंकि लोग आग लगाने वाले बहुत सारे यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान में भी और श्रीलंका में भी होंगे। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो सिंहलीज भाषा है, 75% लोगों की जो भाषा है सिंहलीज भाषा, वो पूरे देश पे लागू करती। कहने का मतलब ये है कि अच्छा एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, कहाँ ये लोग रहते थे ये भी आपको जानना जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इलाका ना, ये पीला और ये जो ऑरेंज सा इलाका देख रहे हैं, ये तमिलों का इलाका है। इसमें श्रीलंकन और इंडिया दोनों में मिला लेता हूँ। और ये जो ग्रीन इलाका है वो सिंहलीज का इलाका है, सिंहाला लोग का। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जब सिंहाला को मीडियम मतलब पूरा राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, इन्होंने कहा स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो रहा, कुछ भी हो रहा, कोर्ट हो, वहाँ पर सिंहाला भाषा चलेगी। अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, कि तकरीबन 15% जो माइनॉरिटी है तमिल, उन्होंने कहा भाई ये कैसे, ये नॉर्थ में रहते थे यहाँ पर इस जगह पे, इन्होंने कहा ये कैसे भाई। तो कई लोगों ने कहा कि भाई आप ये डिवाइड करना चाहते हो क्या सिलोन को, और उसके बाद कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो टूटेगा। और फाइनली आपको पता है कि 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर सिविल वॉर चला। कहाँ सिविल वॉर चला? इस देश में। तो सिविल वॉर के कारण इस देश का जो हाल हुआ, तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी को आप अगर सिंहाला डाल दोगे कि भाई तुम सिंहाला बोलो, इसी तरीके पाकिस्तान में जब यहाँ पर जब बांग्लादेश में उर्दू, क्योंकि वहाँ की भाषा बांग्ला थी बेसिकली, उन पर उर्दू लादने की कोशिश की, तभी ये वेस्ट पाकिस्तान फिर पाकिस्तान बना और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बना, राइट। तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, हिंदी हमने इम्पोज नहीं की। अगर हिंदी इम्पोज करते तो वही हाल होता जो सिलोन यानी कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं है। मुसलमान हिंदू साथ में रहते हैं, अलग अलग भाषी लोग साथ में रहते हैं। और आजकल की जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है वो तो खैर वो सब अपनी बायस हो गई हैं, कोई हिंदू खासतौर पर मुस्लिम विरोधी हो गए हैं, और जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के विरोधी हो गए, वो सब हो रहा है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है, मैं और आप जो जनरेशन है, हम जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा भाषा में और रिलीजन में। हमको इस देश को इकोनॉमिक पावर बनाना है, हमको टेक्नोलॉजिकल पावर बनाना है, और इसी बारे में हमें सोचना है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।